अभी आने वाले समय में और बहुत ही कम समय बचा हुआ है और आने वाले समय में हमारे जो नए कानून हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, ये 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगी, यानी कि इन्फोर्समेंट में आ जाएंगे। उसके उपरांत जो हमारी न्याय प्रणाली है उसमें सुधार होते हुए जो अभी पुराने कानून में हम लोग उसको फेस करते थे, उन सारे प्रावधानों को दूर करते हुए जो दिक्कत पैदा करते थे, और इसके साथ में एक नई प्रॉब्लम जो अब अराइज ना हो उसको कंट्रोल करने के लिए और एक नई दृष्टि के हिसाब से एक नया जो लॉ है वो इन्फोर्समेंट में आ रहा है और बहुत ही कम समय बचा हुआ है और 1 जुलाई 2024 से वो लागू हो जाएंगे। जो हमारे लॉ में जो कमियां थी उनको दूर करके और वो सारे नया लॉ इन्फोर्समेंट के लिए आ रहे हैं। और जैसा कि आज तक हम लोगों ने अभी तक देखा है कि जो हमारे समाज में जो घटित घटनाएं हैं उनके आधार पे क्या नया दृश्य सामने निकल के आता है, क्योंकि लॉ तो चेंज होता जा रहा है और समाज भी हमारा चेंज होता जा रहा है, जिसके आधार पे अब हमारे पास जो नई समस्या निकल के आती हैं, क्योंकि समस्या के साथ में समस्या बाद में निकलती हैं और उसके साथ में सोच का परिवर्तन होता है और सोच के परिवर्तन के हिसाब से ही अलग अलग समस्याएं जन्म लेती हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे जो कमी है और क्या हमारी जो नई आने वाली समस्या में क्या हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्या अभी तक जो एक्टिविटी जो अभी कारित की जाती थी किसी भी पत्नी के द्वारा अपने पति के विरुद्ध, उनको कैसे रेगुलेट किया जाए, किस स्थिति में उसको बाउंड किया जाए कि जो आप करना चाह रहे हैं या जो करना वो नहीं चाह रही है तो उसको किस तरीके से उसको मैनेज किया जाए। नमस्कार, मैं हूँ ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल में। और आज का वीडियो अभी तक आपने देखा है और अगर जो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। साथ ही जानकारी दूसरों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करें, क्योंकि और एक साथ में मैं एक निवेदन मेरा और है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आपको भी पता है और सभी लोग जानते हैं कि आधी अधूरी बात किसी को समझ में नहीं आती है। कहीं से भी कोई भी तथ्य को जो बीच से उठा लेंगे तो वो समझने में वो दिक्कत पैदा करता है। तो इसी के आधार पे अगर जो सारी चीज़ों को हम कंटिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप कवर करते हुए और सारी चीज़ें हम देखेंगे कि उसको कैसे हम रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे हम अपने जो एम को हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे जो नए तीनों लॉ हैं जिस पे पूरा इंडियन जुडिशरी सिस्टम जो टिका हुआ है वो 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो पुरानी कमियां थी उनको दूर करके एक नए रूप में एक नए दृश्य में उसको लागू किया जा रहा है, जिसमें दहेज से संबंधित जो केसेस हैं उनमें कुछ परिवर्तन किया गया है। जिसमें अभी तक जो कमी होती थी, जो उसका पत्नी फ़ायदा उठाती थी या दूसरे शब्दों में कहें या उसका पति भी फ़ायदा उठाता था, तो इन सब सारी कमियों को दूर करने के उपरांत ही जो नया लॉ इन्फोर्समेंट में आ रहा है। और उसके हम लोग ये देखेंगे कि क्या कोई कमी अगर जो कोई कहीं रहती है तो उसको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं समाज को अगर जो कोई फ़ायदा मिलता है तो उसको ज़रूर उठाता है। क्योंकि पति अगर जो या पत्नी अगर जो दोनों में अगर जो डिस्प्यूट हो गया है, कोई छोटी बात हो या बड़ी बात हो, उस पर वो ना जाके किसी भी हल को निकालना नहीं चाहते हैं। और कोई भी तथ्य अगर जो सामने निकल के आता है या कहीं से भी कोई कांटेक्ट होता है या कहीं से भी कोई किसी तरीके से कोई सामंजस्य नहीं बैठ पाता है तो सबसे पहले अपने मायके में फ़ोन करती हैं और वहाँ सबसे पहले ससुराल की सच एंड सच बातें क्या क्या हुई हैं वो सब एक्सप्लेन करती हैं। तो ससुराल वालों का भी अलग से रवैया सही नहीं रहता है या उनको अपनी बेटी को समझाने के उपरांत और इस तरीके से अलग तरीके से उसको उकसाने वाले जो फैक्ट हमने किसी किसी केसेस में देखे हुए हैं कि किस तरीके से कहीं क्या एक नया तथ्य उसको नए तरीके से उसको नया मोड़ दे देते हैं। क्योंकि वो तो चाहते हैं हम अपनी बेटी का घर सही कर रहे हो, लेकिन उस सही करने के चक्कर में करना तो कुछ और चाहते हैं लेकिन हो कुछ और जाता है। तो इसी के आधार पे हम ये कहना चाहेंगे कि जो फैक्ट और जो इस तरीके की जो एक्टिविटी जो कारित की जाती है उसमें दोनों परिवारों के बीच में मेंटली डिस्टर्बेंस बढ़ जाता है, दोनों पक्षों के ऊपर मेंटली प्रेशर ज़्यादा होता है। क्योंकि कहीं भी कोई भी व्यक्ति जो अपना प्रोफेशन या जो अपना ऑक्यूपेशन जो कारित कर रहे हैं उनको कारित करने में, उनको निभा पाने में भी ये भी बहुत बड़ी समस्या पैदा करता है। क्योंकि सही तरीके से अगर जो कोई रह रहा है उसके ऊपर मेंटली प्रेशर कम है तो वो सही तरीके से अच्छे डिसीजन ले सकता है। जब कोई वाद या कोई परिवाद किसी पत्नी के द्वारा पति के ऊपर आरोपित कर दिया जाता है या फाइल कर दिया जाता है तो
उस तरीके से उस पति के बारे में ज़रा विचार करने वाली बात यह है कि जिसने कभी कोर्ट नहीं देखी, जिसने अभी तक कोई पुलिस स्टेशन नहीं देखा है, तो ऐसी इस स्थिति में अगर जो कोई भी ऐसा परिवाद अगर जो या वाद कोई दाखिल हो जाता है तो उसके ऊपर किसी भी आफत से उसके लिए कम नहीं होता है कि वो समझ नहीं पाता है कि किससे मिले किससे ना मिले, हम एडवोकेट से संपर्क करें या पुलिस में जाएं, हमारी बात कौन सुनेगा कि जहां से हम अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकें। क्योंकि अगर जो इस तरीके की एक्टिविटी अगर जो कारित होती है, क्योंकि मामला ये रेपुटेशन से भी जुड़ा होता है, क्योंकि सोसाइटी के और भी लोग हैं वो इसमें दिलचस्पी लेकर बहुत ही अच्छे से सुनते हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो ये व्यक्ति ये फैक्ट एक हस्बैंड को या पत्नी को बहुत ही ज़्यादा डिस्ग्रेस करता है और उसको ये चीज़ रेपुटेशन से रिलेटेड होता है कि अगर जो किसी व्यक्ति के सामने अगर जो कोई एक्टिविटी अगर जिस तरीके से कारित हुई है तो अगर जो वो पूछेगा तो हम उसको कैसे फेस करेंगे, हम उसको क्या जवाब देंगे जिससे कि ये हमारा जो भय हमारे मन का है वो शांत हो सके। कुछ हम नियम बताने वाले हैं कि जिसको फॉलो करके आप ये जान सकते हैं कि 1 जुलाई 2024 से इन सिचुएशंस में इन फैक्ट के आधार पे पत्नी जो है वो दहेज का केस नहीं कर सकती है। तो किस किस केस में कब पत्नी अपने पति के विरुद्ध दहेज का केस नहीं कर सकती है। सबसे पहले अगर जो उसने सेक्शन 9 का मुकदमा किया हुआ है और सेक्शन 9 का मुकदमा करते हुए साथ में उसने अगर जो डिवोर्स का भी मुकदमा किया है तो दोनों में एक दूसरे से कंट्राडिक्शन है। क्योंकि एक तरीके से वो अगर जो कह रही है कि सेक्शन 9 में हम उसके साथ रहना भी चाह रहे हैं, दूसरे तरीके से अगर जो और एक केस का फाइल कर दिया है कि डिवोर्स का फाइल कर दिया है कि अब हम उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो सबसे पहले कोर्ट ये पूछती है, आप पहले तय कर लें कि आप रहना चाहती हैं कि नहीं रहना चाहते हो। तो इस सब एक्टिविटी को अगर जो वो कॉन्ट्रडिक्शन में साथ में लेकर आते हैं तो उसके बाद अगर जो कोई 498 एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का अगर जो कोई फाइल अगर जो कोई मुकदमा अगर जो आप फाइल करते हैं तो उसमें अगले स्टेप में अगर जो फाइल करने से पहले कोर्ट उसमें पूछेगी क्योंकि अगर जो आप ये कंफ्यूज है कि हम उसके साथ रहना चाहते हैं या हम उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो ऐसी इस स्थिति में जो घटना दिखाई जाती है कि इस दिनांक को ये घटना घटित हुई है, तो वैसी स्थिति में कोर्ट ये बिलीव नहीं कर पाती है कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्योंकि जब दो स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है तो उसमें ये भरोसा कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि आपकी कौन सी बात सही है और कौन सी बात नहीं सही है। और इसके अतिरिक्त अगर जो पत्नी ने कोई अगर जो वाद अगर जो प्रस्तुत किया है, चाहे वो 498 हो या 125 हो या सेक्शन 12 का DV एक्ट का, अगर जो कोई मामला होता है तो सर्वप्रथम ये बर्डन उसके ऊपर बनता है कि वो अपने वाद को प्रस्तुत करते समय और ये साथ में कोर्ट को ये भरोसा दिलाए कि जो एक्टिविटी है जो घटना कारित की गई है उसके या उसके पति के विरुद्ध वो सत्य है, बिल्कुल सही है, ये उसी को साबित करना होगा। और उसको साबित करने के साथ साथ में अपने साक्ष्य देने पड़ेंगे कि इस घटना को इस दिनांक को कारित की गई है, उसके क्या मटेरियल अवेलेबल है, क्या एविडेंसेस अवेलेबल हैं। अगर जो एविडेंस के साथ अपने केस को अगर जो प्रूफ कर ले जाती है या प्रूफ कर पाती है तो उसका केस अगर जो स्टैंड करेगा, अदरवाइज उसका इस स्थिति में केस स्टैंड बिल्कुल भी नहीं करेगा। कि कोर्ट ये बिलीव नहीं कर पाती है कि ऐसी इस स्थिति में जब कोई आप अपना फैक्ट को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, सही तरीके से अगर जो कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, तो कोर्ट ये बिलीव नहीं कर पाती कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, वो बिल्कुल सही है। तो इसी के आधार पे मैंने पहले के वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कई बार मैंने ये बताया है कि जो वाद प्रस्तुत करता है या जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है, जो भी व्यक्ति हो, वो चाहे वादी हो या प्रतिवादी हो, उसमें जो फैक्ट लिखे होंगे, जो तथ्य लिखे होंगे, उसको साबित करने का जो भार है वो उसी व्यक्ति के पास होता है। उसके अतिरिक्त और किसी कोई पर्सन या कोई उसका निकटतम रिलेटिव कोई भी उस फैक्ट को प्रूफ नहीं कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर जो पत्नी ने कोई वाद प्रस्तुत किया है वो अपने फैक्ट को नहीं कंसीडर कर पा रही है, नहीं उसको प्रूफ कर पा रही है, या उसको जानकारी नहीं है कि हमने जो फैक्ट माननीय न्यायालय के समक्ष अगर जो प्रस्तुत किए हैं उन फैक्ट को प्रूफ करने का जो बर्डन है मेरे ही ऊपर है, या किसी अधिवक्ता के माध्यम से उसने संपर्क किया, या कोई भी कारण हो सकता है उसने किसी भी तरीके से कोई भी अपने केस को उसने प्रूफ नहीं किया है, तो ऐसी इस स्थिति में जो हस्बैंड है ये उसकी लायबिलिटी बनती है कि वो अपना पिटीशन मूव करे माननीय न्यायालय के समक्ष और माननीय न्यायालय को ये बताए। करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसपे आधार पे अगर जो मान लीजिए पत्नी ने सेक्शन 125 का अगर जो कोई वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है और माननीय न्यायालय ने उसमें उसको सबसे पहले उसको एविडेंस फाइल करने के लिए कहा, और एविडेंस फाइल करने के दौरान और सेक्शन 125 का जो वाद है वो बिल्कुल खारिज हो चुका है, और इसके साथ में जो
सेक्शन 12 डीवी एक्ट का जो वाद है उसमें भी उसने अपने साक्ष्य दिए और साक्ष्य में देने के उपरांत वो अपना वाद है वो सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकी और सही तरीके से अपना एविडेंस नहीं फाइल कर सकी। कहने का सेंस ये है कि वो अपने वाद को सही तरीके से कंटेस्ट ना करके अपने वाद में वो सही तरीके से अपीयर ना हो के वो उसने अपने सारे केसेस को उसमें सही तरीके से उसमें कोई भी जो एविडेंस फाइल करना चाहिए था वो फाइल नहीं किया, जिसके परिप्रेक्ष्य में माननीय न्यायालय ने उसके दोनों वाद को खारिज कर दिया, सेक्शन 125 का और सेक्शन 12 का डीवी एक्ट का। अगर जो दोनों वाद अगर जो खारिज हुए हैं तो ऐसी इस स्थिति में सेक्शन 498A और ये डीवी एक्ट की जो धाराएं होती इसके साथ में अगर कोई दहेज का मुकदमा अगर जो पत्नी फाइल करती है पत्नी के विरुद्ध, तो ऐसे इस स्थिति में जो इस तरीके का जो वाद अगर जो प्रस्तुत करती है तो वो बिल्कुल भी दर्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि माननीय न्यायालय फिर ये विचार करेगी कि जब दोनों वाद आपके खारिज हो चुके हैं, उन दोनों वाद में जब आप अपना सही तरीके से अपना साक्ष्य नहीं दे पाई, अपने वाद को सही तरीके से संस्थित नहीं करा पाई हैं, तो अब इस स्थिति में अगर जो आप तीसरा वाद लेकर अगर जो आई हैं तो वो केवल मात्र हस्बैंड को परेशान करने के लिए, उसको हैरेसमेंट करने के लिए आपने प्रस्तुत किया, तो और इसके साथ में माननीय न्यायालय का जो कीमती समय है उसको बर्बाद करने के लिए ऐसा वाद आपने प्रस्तुत किया। तो इस आधार पर जो आपका दहेज का मुकदमा माननीय न्यायालय भी खारिज कर देगी, जिसमें भी आपको ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि अगर जो आपने कोई दो पहले के बाद अगर जो आप सही तरीके से आप प्रस्तुत नहीं कर सकी हैं तो उसमें आपको प्रथम दृष्टता में जो नज़र आता है, जो महसूस होता है, उसी के आधार पे आपका दहेज का मुकदमा बिल्कुल भी मेंटेनेबल नहीं होगा। और नेक्स्ट पॉइंट ये भी हम डिस्कस करना चाहेंगे, अगर जो पति को या पत्नी के विरुद्ध अगर जो कोई भी वाद प्रस्तुत किया गया है और उस स्थिति में पहले अगर जो उसमें सारे साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे और पूरा ट्रायल होने के उपरांत अगर पत्नी को उसमें माननीय न्यायालय ने सज़ा का अवार्ड कर दिया है या कोई भी किसी तरीके से अगर जो कोई फाइन भी इम्पोज कर दिया है या कोई भी वाद में जिसमें वो विचारण भी है या कोई दर्ज भी होने के उपरांत अगर जो उसमें अभी ट्रायल नहीं पूरा हो चुका है यानी कि वो अभी विचाराधीन है, तो ऐसे इस स्थिति में अगर जो दहेज का मुकदमा पत्नी फाइल करती है पति के विरुद्ध, तो पति को काउंटर में माननीय न्यायालय के समक्ष ये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए और ये माननीय न्यायालय को बताना चाहिए कि मेरे द्वारा पत्नी के विरुद्ध जो पहले पूर्व में जो केस प्रस्तुत किए गए थे उसी के आधार पे उसी की पेशबंदी में उसी का बदला लेने के लिए दहेज के मुकदमे मेरे खिलाफ आरोपित किए। तो इस तरीके की अगर जो सारे एक्टिविटी और ये सारे केसेस को आप सही तरीके से माननीय न्यायालय के समक्ष रिप्रेजेंट करेंगे तो माननीय न्यायालय आपके तथ्य को सही मानते हुए और आप को फैक्ट को अगर जिसको माननीय न्यायालय को अगर जो लगता है कि आपके फैक्ट जो आप कह रहे हैं वो सत्य हैं बिल्कुल सही है, तो उसी के आधार पे कोर्ट आपके फेवर में आदेश पारित कर देगी और पत्नी के द्वारा प्रस्तुत किया गया किसी भी प्रकार का कोई भी दहेज का मुकदमा आगे पंजीकृत नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ में आज का वीडियो यहीं तक है, इतना ही है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। और इसके साथ में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर जो आपने वीडियो अंत तक देखा है और यहाँ तक देख ही लिया है तो साथ में इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और शेयर करें। और वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेमपूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।